हेलो, वेलकम बैक क्लास। मैं आनंद जायसवाल आप सभी के लिए बेसिक्स कंप्यूटर में आज जो पर्टिकुलर टॉपिक लेके आया हूं वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के साथ साथ और छोटा टॉपिक है सीपीयू, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना देर किए हुए आज हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला आज जो मैं डिस्कस करूंगा आप सभी से वो होता है व्हाट इज सीपीयू, कि सीपीयू क्या है। इससे पहले भी मैं इंफॉर्मेटिक वीडियो में थोड़ा सा डिस्कशन कर चुका हूं, लेकिन आज डिटेल में बात करेंगे सीपीयू के क्या क्या पार्ट होते हैं और उनमें एएलयू, सीयू और एमयू होगा। मेमोरी में आपके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये थोड़ा सा हिस्ट्री इसीलिए मैंने डाली क्योंकि हम मेन जो बात करने वाले हैं आज वो बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बट द इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस एज पर दिस सिलेबस, जो छोटा सा टॉपिक हमारा सीपीयू का रह गया था, इसीलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं उसे कवर कर रहा हूं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, जो कि हमारी आज की है। तो सबसे पहले बात हो रही है सीपीयू। अब सीपीयू जैसा कि आप सभी जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसा समझिए कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात की जाए, तो हमारे जो मेन जो काम होता है, हम जिस पे डिपेंडेंट है, वो है हमारा माइंड। इसी प्रकार से अगर कंप्यूटर में कुछ भी काम हो रहा होता है या वर्क हो रहा होता है, डिसीजंस लिए जाते हैं, तो वो सभी के लिए मैक्सिमम काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सीपीयू। इसीलिए हम उसे बोलते हैं सीपीयू वर्क लाइक एज ह्यूमन वेव फ्रॉम कंप्यूटर। मतलब कि जो ह्यूमन का ब्रेन होता है उसी प्रकार से क्या करती है सीपीयू भी काम करता है। वही लाइंस लिखी हुई हैं। अब सीपीयू उसके अलावा क्या क्या काम करता है उसकी बात कर लेते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेसर भी कहते हैं। जो हमारा सीपीयू होता है उसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं। इसके दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एएलयू और सीयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। उसके अलावा अभी जो वर्तमान समय में यह बहुत काफी समय से रही है इंटेल। इंटेल अगर आप लोगों ने नाम सुना है, आप लोग कई बार 8 दिखते हैं, वी आर मूविंग टू 6th जनरेशन, 5th जनरेशन। वो सारे के सारे जो मार्केट लीडर है सीपीयू बनाने में, वो इंटेल कंपनी है, जो सबसे अच्छे प्रोसेसर्स बनाती हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए, पर्सनल कंप्यूटर के लिए या लैपटॉप्स के लिए। मोबाइल्स में तो अलग अलग कंपनीज के यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ द सीपीयू। सीपीयू का इंटरनल स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं कि वो एग्जैक्टली काम कैसे करता है और क्या क्या काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पिछली क्लास में ही मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले क्या होता है? इनपुट। यहां से किसी ना किसी मीडियम, किसी ना किसी माध्यम से क्या आएगा? इनपुट आएगा। अब इनपुट जो डेटा दिया जाएगा उसके हिसाब से सीपीयू डिसाइड करता है कि वो डेटा किधर जाएगा। वो एएलयू के पास जाएगा, वो कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, वो मेमोरी यूनिट के पास जाएगा। और एज पर द एनालिसिस ऑफ डेटा जो कि करता है सीपीयू, उसके बाद आपको प्राप्त होता है आपका आउटपुट। तो ये इसका काम करने का तरीका होता है, जो सीपीयू ऐसे काम करता है। अब बिना देर किए हुए अगला देखते हैं हमारा। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सीपीयू की। इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पार्ट्स ऑफ सीपीयू में क्या होता है? सीपीयू के जो अलग अलग पार्ट होते हैं, मैं पहले ही बता सकता हूं, एएलयू और सीयू होते हैं मेन। ठीक है, और जो आपका जो मेमोरी यूनिट लिखा गया है, मेमोरी यूनिट को हम कभी कभी पार्ट में कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन कंसीडर कर लेते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है और हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब एएलयू क्या होता है? एएलयू का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसा कि उसका नाम है, अरिथमेटिक और लॉजिकल का वो काम करता है। ठीक है, और ये सारे के सारे ऑपरेशन करने का काम करता है। और इसके अंदर जो सबसेक्शन बनाए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसेक्शन कौन कौन से हैं एएलयू के? अभी हम बात कर रहे हैं एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को दो सेक्शन में हमने डिवाइड किया है। एक कहलाता है अरिथमेटिक सेक्शन और एक कहलाता है हमारा लॉजिक सेक्शन। अब अरिथमेटिक सेक्शन क्या कहा? फॉर एग्जांपल यहां से कोई जैसे हमारे मैं पहले से इसको थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल अगर हम अपने घर में बात करें, तो अगर हमारी 4 लोगों की फैमिली है, तो 4 लोगों की फैमिली में मदर्स के काम डिसाइडेड होते हैं कि क्या काम करना है, फादर के कुछ काम डिसाइडेड होते हैं क्या करना है, बच्चों के कुछ अपने काम डिसाइडेड होते हैं। तो वो सभी को पता होता है किसको क्या काम करना है। और इसीलिए जैसे हमने बोला कि सीपीयू में पार्ट होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और
कंट्रोल यूनिट। तो एएलयू का क्या काम है, ठीक है, और सीयू के क्या काम है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एएलयू में भी हमने दो सेक्शन डिवाइड किए हैं, एक डिसाइड किया है अरिथमेटिक सेक्शन और दूसरा हुआ है लॉजिक सेक्शन। अब अरिथमेटिक सेक्शन क्या करता है, यानी कि जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन, यानी कि जिसे आप बोलते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जितना भी कैलकुलेशन से रिलेटेड काम आएगा वो सीपीयू डायरेक्टली ट्रांसफर किसके पास कर देता है, अरिथमेटिक सेक्शन के पास। अब उसके बाद क्या करता है, लॉजिक सेक्शन आता है। अब लॉजिक सेक्शन क्या काम करता है, लॉजिक सेक्शन अगर दो वैल्यू इक्वल है या नहीं है, ये कंपैरिजन कौन करेगा, सीयू करेगा, सॉरी सीयू नहीं, आपका लॉजिक सेक्शन करेगा। लॉजिक सेक्शन क्या करेगा, फॉर एग्जांपल डेटा को सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करेगा, उसके बाद अगर जैसे मैंने अभी कहा दो वैल्यूज को मैच करना है तो मैच करने का काम करेगा, और डेटा को मर्ज करने का या जोड़ने का भी काम कौन करता है, हमारा लॉजिक सेक्शन। तो ये बात हुई हमारी एएलयू की, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की, ठीक है। अब अगली स्लाइड में मूव करते हैं। अगली स्लाइड में हमारा जो है, सॉरी, ठीक है, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, कंट्रोल यूनिट सारे हार्डवेयर, मेमोरी और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे डिवाइसेस प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सारे डिवाइसेस का मैनेजमेंट काम करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट उसके साथ साथ डेटा प्रोसेसिंग पर का भी काम करता है, लेकिन वो डेटा कौन सा प्रोसेस करता है, जो ऑलरेडी वहां पे स्टोर होता है। वो प्रोग्राम्स को या डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम नहीं करता, जो ऑलरेडी स्टोर होगी इंफॉर्मेशन वो उसी को प्रोसेस कर देगा, उसके अलावा कोई भी काम नहीं करता है आपका सीपीयू। उसका जो मेन और प्राइमरी काम होता है, जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसे प्रोसेस करना, और जितने भी हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर फंक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये काम होता है हमारे कंट्रोल यूनिट का। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है हिस्ट्री, अब हम उस पर मूव करते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से और आसानी से समझ लीजिएगा, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कहीं और पे है तो ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से याद रह पाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करने से पहले मैं बात कर रहा हूं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ते क्यों हैं। पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि इवोल्यूशन की हम बात करते हैं, इवोल्यूशन की, कि हम जब ऐसा डिस्कस करते हैं या कहते हैं एज पर द साइंस कि हम पहले बंदर थे, डेवलप हो के आज हम क्या बन गए हैं, इंसान। लेकिन अगर हम ड्यूरिंग जब हम बंदर थे उस टाइम पे जब हम काम कर रहे थे या लोगों का शिकार करके खा रहे थे, तो क्या किसी ने भी परिकल्पना करी होगी कि जो ह्यूमन है या इंसान इतना डेवलप हो जाएगा कि सामने मैं आपके वीडियो रिकॉर्ड करके आपके साथ टेक्नोलॉजी का यूज करके वीडियो शेयर करूंगा और आप उससे अपना एजुकेशन कर पाएंगे या पढ़ाई कर पाएंगे। उस टाइम पे ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा। इसी प्रकार से जब कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट हुआ तो धीरे 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 डेवलप हुआ। आज जो आप कंप्यूटर का स्वरूप देख रहे हैं, स्टार्टिंग में कभी भी किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था। कंप्यूटर जो स्टार्टिंग से यूज हुआ वो इसके लिए यूज हुआ कि उसका मेन काम था कैलकुलेशन करने का। कैलकुलेशन हुई, उसके बाद चीजें डेवलप होते 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 आज जो आप कंप्यूटर का स्वरूप देख रहे हैं वो बहुत अलग है। लेकिन जब सर्वप्रथम कंप्यूटर बनाया तब किसी ने ऐसी परिकल्पना नहीं करी होगी। तो जो फर्स्ट जनरेशन जो कंसीडर की जाती है, कई बार आपको डिफरेंट ईयर्स मिलेंगे, सो प्लीज मैंने जो रेफरेंस लिया है वहां से यही था तो मैंने इनको यूज किया है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से कब था, 1940 से लेके 1950 तक हमारा क्या था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। उसके बाद 1950 से 1960 तक क्या था, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। 1960 से 70 क्या था, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। और फोर्थ जनरेशन का 70 से 80। और फिफ्थ जनरेशन 80 से लेके अभी वर्तमान समय तक जो जनरेशन चल रही है वो कौन सी चल रही है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मैंने इसको आसान बनाने के लिए 10-10 ईयर का डिफरेंस रखा हुआ है, जिसको आप याद करेंगे, थोड़ा बहुत वेरी करेगा तो आप उसे एक बार एक्यूरेट कर लेंगे अगर कहीं आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखते हैं तो। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगला जो दिया हुआ है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में देखिए, जब भी हम जनरेशन की बात करते हैं और कंप्यूटर की बात करते हैं तो मेन होता है उसका मेमोरी, साइज और कितना रिलायबल है या नहीं, और कितना पैसा लग रहा है। अगर इन चार चीजों को फैक्टर इन कर दें और पांचों जनरेशन का हम इन चार चीजों को बस ये पता कर लें कि इस पर्टिकुलर जनरेशन में मेमोरी के लिए यूज क्या होता था, इनपुट के लिए क्या होता था, रिलायबल था या नहीं था। अगर ये सारी चीजें समझ ली तो हमारे लिए जनरेशन को याद करना और समझना बहुत ज्यादा आसान
हो जाएगा। तो अब मैं बात करता हूं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट, ये जो साइड में आपको पिक्चर्स दिख रहे होंगे, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, ये सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जैसे कि ये देख रहे हैं, एक पूरी वॉल घिरी हुई है, एक जो कमरा होता है पूरा उसके बराबर था। उसके बाद थोड़ा सा छोटा हो गया हमारा सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये पिक्चर थी। अब मैं बात करता हूं स्लाइड की। तो अब कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब्स। अगर डेटा को प्रोसेस करना है, जैसे आज हम यूज करते हैं सीपीयू, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या यूज होता था? हमारी डेटा प्रोसेसिंग के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। और स्टोरेज के लिए क्या यूज होता था? मैग्नेटिक ड्रम। ये सिस्टम्स बहुत ज्यादा बड़े होते थे, एक्सपेंसिव होते थे और अनरिलायबल होते थे। इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता था, ये डेटा लॉस हो जाता था बहुत ज्यादा जल्दी। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का। तो डेवलपमेंट है, तो सिंपल सी बात है कि अगर फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज हो रहे थे तो सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज नहीं होंगे। उसके जगह क्या यूज हो गया? मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज किया गया सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जगह ज्यादा रिलायबल थे, उनको ज्यादा, और क्या थे? वो फास्ट थे, ठीक है। और उनमें क्या यूज किया जाता था? मैग्नेटिक ड्रम, मेमोरी को स्टोर करने के लिए, ठीक है। अगली स्लाइड देखते हैं। सेकंड जनरेशन का ऑफ कंप्यूटर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। अब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या होता था? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या कहलाते हैं? जिसे आप लोगों ने कई बार बोला, इस पर्टिकुलर डिवाइस का आईसी खराब हो गया है, उसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो जब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया तो वहां पे कंप्यूटर का साइज भी ये देखिए थोड़ा सा छोटा हो गया, और जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए डिवाइस यूज किया जाने लगा वो कौन सा हो गया? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये बहुत छोटे होते थे, ठीक है। इनमें अब ये एक इंपॉर्टेंट बात आ गई कि मैग्नेटिक स्टोरेज और ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। और मैग्नेटिक स्टोरेज का मैं आप लोगों को बहुत अच्छा एग्जांपल दे देता हूं। मैग्नेटिक डिस्क के लिए आप लोगों ने, और उसका आसानी से, अगर आप थोड़ा सा पुराने टाइम पे जाएंगे तो पहले हमने गाने सुनने के लिए एक आपने कैसेट देखी होगी और उसमें रील होती थी, और उसी रील के माध्यम से हम फास्ट फॉरवर्ड करके या बैक करके आगे पीछे लगा के जो इंफॉर्मेशन स्टोर करके जो गाने सुनते थे, वो का एग्जाम्पल था मैग्नेटिक टेप का। वहीं पे इंफॉर्मेशन बार बार स्टोर की जाती थी आगे और पीछे। अब अगला हमारा जो जनरेशन है वो फोर्थ जनरेशन है। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या हो गए? इससे और ज्यादा डेवलप हो गए। तो हम यहाँ पे VLSI का यूज करते थे, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। यहाँ पे मैंने वो मेंशन नहीं किया है, लेकिन अब जो हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर है वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और उस पे जो आईसी की जगह VLSI यूज किया जाता था, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और अब क्या हो गया? यूजर से इंटरेक्शन आसान हो गया, GUI आ गया। GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करने लगे अब। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, VLSI के बाद हमने क्या यूज किया है? माइक्रो प्रोसेसर हम क्या कर सकते हैं? डेटा प्रोसेस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और उनका जो ये देखिए, थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर थोड़ा सा ऐसा कुछ था, फोर्थ जनरेशन में हमने उसको बहुत छोटा कर दिया, पर्सनल कर दिया और बहुत आसान बना दिया। चलिए अब आज की लास्ट स्लाइड में मूव करते हैं। लास्ट स्लाइड में है हमारा आज का टॉपिक फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अभी जो आप लोगों ने अभी तक देखा हुआ है वो है, और जो आगे डेवलप होगा वो है। और जो मेन जो हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है जिस पे फोकस किया जा रहा है वो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो हम ये शब्द समझ लेते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित किया गया या बनाया गया, जो कि बनावटी है, सच में नहीं है लेकिन वैसा है, उसे हम बोल देते हैं। और ऐसा समझिए, मशीन को जो हम इंटेलिजेंस देना चाहते हैं, मैं कोई अपना काम मशीन के द्वारा करवाना चाहता हूं, अपने दिमाग का यूज करके उसे प्रोग्राम करके, उसे हम बोल देंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद इमोशन। अभी भी वो काम कर रहे हैं लेकिन उसके साथ इमोशंस हो जाएंगे, तो वो क्या कहला जाएगा? हमारा AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वर्तमान समय में बहुत सारे आप रोबोट्स देख रहे हैं और बहुत सारे AI असिस्टेंट्स का तो आप लोग यूज भी कर रहे हैं, और उनमें से सबसे पॉपुलर है आपका ChatGPT, ठीक है। तो अब इनमें क्या होगा कि अभी जो आप मोबाइल देख रहे हैं ये आपके फिफ्थ जनरेशन का है। इंटरनेट जो आप अभी यूज कर रहे हैं वो भी किसका डेवलपमेंट है? फिफ्थ जनरेशन का। और जो अभी तक हो चुका है, जो भविष्य में आने वाला है, वो सारा का सारा किस में आएगा? फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे और इनको समझने में आसानी है। कोई प्रॉब्लम है
और अगर कुछ और अच्छा कर सकता हूं या किस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा और प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।